और इससे क्या बन जाता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कार्बोनिक एसिड। ये एंजाइम की स्पीड कितनी होगी, कोई बता सकता है कितने मॉलिक्यूल को जोड़ता होगा, इसकी स्पीड कितनी होगी, कोई अंदाजा लगा सकते हो कि एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल्स को जोड़ता होगा? कोई बता सकता है, ज्यादा से ज्यादा आंकड़ा बताइए कि एक एंजाइम एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल्स को जोड़ सकता है? आंसर दीजिए। हम्म, कितने, मैक्सिमम बताइए कि एक सेकंड में ऐसे कितने मॉलिक्यूल जोड़ सकता है एक एंजाइम, एक हम्म, कितने, इनफाइनाइट कैसे बोलोगे? इनफाइनाइट कैसे हो सकता है, किसी की कोई कैपेसिटी होगी ना। मैं आंकड़ा पूछ रहा हूं आपसे, इन्फिनिटी इन्फिनिटी नहीं पूछ रहा हूं। कोई बता सकता है ज्यादा से ज्यादा कितने मॉलिक्यूल को जोड़ सकता है? इनफाइनाइट तो गलत आंसर है, क्योंकि इनफाइनाइट नहीं करता है, उससे कम करता है। 1000, 2000, 10,000, कितने? इसकी स्पीड क्या होती है पता है? 10⁻⁶ मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। 10⁻⁶ का मतलब कितना होता है बेटा? 10⁻⁶ का मतलब क्या, कितना होता है? 10⁻⁶ का मतलब होता है 1 मिलियन, और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। आप बात कर रहे हो अभी, और एक सेकंड के अंदर आपके बॉडी के एक एंजाइम ने 10 लाख CO2 के मॉलिक्यूल को और H2O के मॉलिक्यूल को जोड़कर 10 लाख क्या बना दिए, कार्बोनिक एसिड, विद इन 1 सेकेंड। नाउ कैन यू इमेजिन द स्पीड ऑफ दिस एंजाइम? एक सेकंड के अंदर 10 लाख मॉलिक्यूल को जोड़ देता है। So this is the speed of biocatalyst. Okay, so they are highly efficient biocatalyst, बहुत ज्यादा efficient molecules है ना। डीएनए पॉलीमरेज की स्पीड कितनी होती है पता है? डीएनए पॉलीमरेज जो आपका डीएनए सिंथेसिस करता है वो 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड ऐड करता है। थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड। अब समझ रहे हो कि कितनी स्पीड से काम किया जाता है? तो ये है कार्बोनिक अनहाइड्रेज की स्पीड और डीएनए पॉलीमरेज की स्पीड। इसका मतलब क्या है कि एंजाइम बहुत तेजी से रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, दे आर हाईली स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट्स। हाईली स्पेसिफिक का मतलब क्या, कि ये उनके सबस्ट्रेट के लिए ही, उनके सबस्ट्रेट की ही रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। दे आर हाईली स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि एक मॉलिक्यूल है, कैसे इसमें, डीएनटीपी और आरएनटीपी में डिफरेंस समझते हो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनटीपी एंड आरएनटीपी? डीएनटीपी और आरएनटीपी में डिफरेंस समझते हो?
ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, राइट। पर जो ग्लूकोकाइनेज होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसको यूज करता है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को पकड़ता है। वो कभी भी जिंदगी में किसको नहीं पकड़ेगा, फ्रुक्टोज को, ग्लूकोज को पकड़ता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और एटीपी को कन्वर्ट कर देता है एडीपी में। ग्लूकोकाइनेज विल नेवर कैटलाइज द रिएक्शन ऑफ फ्रुक्टोज। ग्लूकोकाइनेज ऐसा कभी नहीं करेगा। वो दोनों आइसोमर है, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, पर ग्लूकोकाइनेज will never do this. It will never convert the fructose into okay, ये कभी होगा क्या, it will never catalyze राइट। तो ये रिएक्शन कभी नहीं होगी, समझ रहे हो। तो एंजाइम्स कैसे होते हैं, दे आर हाईली स्पेसिफिक बायो कैटलिस्ट। थर्ड प्रॉपर्टी, enzymes decrease, enzymes increases the rate of reaction by decreasing the barrier of activation energy। अब इसमें से हमें सबसे पहले तो एक टर्म समझनी है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। कोई बता सकता है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to activate substrate so that it can get converted into a एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, that is the amount of energy required to activate the substrate so that it can get converted into product। तो आपको A को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, B में। तो जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, विल बी कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो सर चलो, मुझे वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है, what I will need, energy।
या मैं एनर्जी कह दूं, या दूसरे शब्दों में क्या कह दूं, तो जितनी हीट मुझे यहां पर लगेगी उतनी हीट को हम क्या कह देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अगर मेरा प्रोडक्ट ये है और मेरा रिएक्टेंट ये है तो मैं कह दूंगा जितनी हीट मुझे लगी वो हीट की अमाउंट क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, चलिए इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। लेक्चर हेवी हो रहा है क्या, आप लोगों को नहीं समझ रहा है, ऐसा हो रहा है? ऐसा कुछ है बेटा कि लेक्चर नहीं समझ रहा है किसी को भी? ऐसा कोई है जिनको लेक्चर नहीं समझ रहा है? एनीवन? और यहां से देखिए आपकी मैं प्रेजेंट ही ले सकता हूं, तो मैंने प्रिंट स्क्रीन किया और जितने लोग मेरे लेक्चर में हैं सारों की प्रेजेंट ही कहां पर लग जाएगी, इस टाइम पर कितने लोग हैं यहां पर इनकी प्रेजेंट ही लग गई। तो इतनी बात ध्यान में रखना कि प्रेजेंट ही मॉनिटर होगी, यहाँ की भी और कहाँ की, यहाँ की भी प्रेजेंट ही मॉनिटर होगी, और साथ साथ आपकी जो इसके बाद में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म की भी प्रेजेंट ये दिख रही है आपको। तो इतने इतने लोग इस टाइम पर लेक्चर में प्रेजेंट हैं, इस तरीके से प्रेजेंट ही मॉनिटर होगी आपकी। और कभी मीटिंग में से लेफ्ट भी हो जाते हो तो फिर से ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए, ये दिख रही है प्रेजेंट ही अभी की, इतनी प्रेजेंट ही है इस पॉइंट की। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है एंजाइम, कि एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम इंक्रीजेस, they decreases the barrier of activation energy so that the, the reactant can get converted into the product। ठीक है, तो इसके हम एक फोटो या एक इमेज देख लेते हैं। So enzymes, they are going to decrease the barrier of activation energy। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन कोई बता सकता है, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द substrate so that it can get converted into the product। देखिए यहां नॉर्मल नो एंजाइम रिएक्शन, तो यहां पर
ये है रिएक्टेंट्स है, ड्राई फ्रॉक्स है, राइट। स्क्रीन दिख रही है सभी को? स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस और नो? देखिए, ये सूखे मेंढक है और ये गीला मेंढक है। ये आपका प्रोडक्ट है वेट फ्रॉग, और ये आपके ड्राई फ्रॉग इज द सबस्ट्रेट। तो ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। और यहां पर नॉर्मल कंडीशन में यहां पर कोई एंजाइम नहीं है, राइट, एंजाइम नहीं है। तो यहां पर इतना सारा एनर्जी लग रही है उसको, यहां से इतनी ऊंची जंप करनी पड़ रही है, और यहां पर जाकर फिर ये पानी में जाकर गिर रहा है। तो ये जो है, ये है हाई एनर्जी बैरियर, इसको बोलते हैं हम बैरियर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। और ये बैरियर काफी बड़ा है, इतना बड़ा बैरियर है, राइट, दिस मच इज बैरियर। तो इस मेंढक को इधर से इधर जाने में कितना समय लगेगा, कोई बता सकता है? इसको टाइम लगेगा ना, इट विल टेक लॉट ऑफ एनर्जी। मतलब 100 बार कोशिश करेगा तो एक बार पहुंचेगा। इधर ध्यान दे सब लोग, 100 बार कोशिश करेगा तो एक इधर पहुंचेगा, इधर जाएगा। मतलब 100 बार कोशिश करने के लिए लगभग 100 मिनट लग गए उसको। तो 100वें मिनट में पहला प्रोडक्ट इधर आएगा, है ना। कितने मिनट में? 100 बार कोशिश करने के बाद में एक बार इधर पहुंचेगा वो, ठीक है। ये हो गया। अब एंजाइम आए तो एंजाइम ने क्या कर दिया? अब मान के चलिए कोई एंजाइम आ गया, एक एंजाइम आया, और ये एंजाइम ने क्या किया? एंजाइम रिमूव्स रॉक बोल्डर्स। सपोज कोई एंजाइम आया और उसने क्या खत्म कर दिया यहां से, ये जो पत्थर है ये कम कर दिया, इतने पत्थर कम कर दिया एंजाइम ने, ये वाले। अब पीछे कितने पत्थर बचे? इतने से। अब क्या होगा? अब तो ये होगा कि 10 बार कोशिश करेगा और 10 बार में से एक बार पहुंच जाएगा। पहुंचने का चांस कितनी बार बढ़ गया? 10 गुना बढ़ गया स्पीड, है ना। पहले 100 बार कोशिश करता था, एक पहुंचता था, अब 10 बार कोशिश करेगा, एक पहुंचेगा। मतलब रिएक्शन को कितने टाइम स्पीड अप कर दिया? पहले 100 मिनट लगते थे, अब 10 मिनट लगेंगे। तो रिएक्शन कितने गुना स्पीड अप हो गई? रिएक्शन 10 गुना स्पीड अप हो गई। यहां पर क्या हो गया? देयर इज लो एनर्जी बैरियर। कळलं का? तो एंजाइम क्या करते हैं, जैसे यहां पर सपोज मैंने ये पत्थर कम कर दिए, तो अब इधर से इधर मेंढक ज्यादा जाएंगे, तो एंजाइम भी ये करता है कि ऐसे पत्थर कम कर दे। अब ये पत्थर का मतलब क्या? ठीक है। तो एंजाइम लिखने से हम लिख देंगे इंडिविजुअल ए, या हम यहां पर लिख देंगे कोई, किसका नाम लिखना है? विराट कोहली। विराट कोहली ने ये बोल्डर्स रिमूव कर दिए, तो विराट कोहली यहां पर क्या बन गया? ही वर्कड एज अ एंजाइम। विराट कोहली क्या बन गया यहां पर? एंजाइम। ओके, समझ गए? तो यहां पर देखिए, अगर आप ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को जोड़ना चाहते हो, और उससे क्या बनेगा? अगर आप ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को जोड़ते हो तो उससे क्या बनेगा बेटा? CO2 प्लस H2O। ग्लूकोज और ऑक्सीजन को जोड़कर क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। जब CO2 प्लस H2O बना, तो उसके लिए विदाउट एंजाइम कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है? You need this much amount of energy. This is energy required. Right? और अगर एंजाइम हो तो यही एनर्जी कितनी लगेगी? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। किसके साथ में? साथ में कौन हो? एंजाइम साथ में हो तो एनर्जी कैसे लगेगी?
कम लगेगी और एंजाइम साथ नहीं है तो एनर्जी कैसे लगेगी, ज्यादा लगेगी। ओके, तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर। दिस इज द बैरियर विदाउट एंजाइम एंड दिस इज द बैरियर विद एंजाइम। तो विदाउट एंजाइम इतना बड़ा बैरियर है, यहां से लेकर तो यहां तक, राइट, और विद एंजाइम इतना सा बैरियर। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम है। और एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, स्पेसिफिसिटी हो गई, कैटालिटिक इफिशियंसी होगी कि इनकी कैटालिटिक इफिशियंसी बहुत ज्यादा होती है, राइट। ये एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को कम करते हैं। लास्ट पॉइंट, एंजाइम्स alters rate of reaction but not enzymes alters rate of reaction but not reaction equilibrium। इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखिए अगर A है और B है, ठीक है, A 10 है या मेरे पास दो लोग हैं, A मेरे पास 100 है और B भी कितने हैं, 100, ठीक है। मैं A और B को जोड़ देता हूं, A और B को साथ में रख देता हूं, तो थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि A हो जाते हैं 40 या A हो जाते हैं 9 और B हो जाते हैं, यहां से ए बी कितने बन जाते हैं, ए प्लस बी, ये बन जाते हैं 70, 70 नंबर में ये बन जाता है कॉम्प्लेक्स। ए बी कितने जुड़ गए, 70 ए बी फॉर्म हो गए, और 30 ए और 30 बी। क्या मैं इतना नहीं कहता, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप, सिंपल सी रिएक्शन देता हूं कि अगर ए के 100 मॉलिक्यूल है तो ए के 100 मॉलिक्यूल 10 मिनट में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बी में, ठीक है। तो 100 मॉलिक्यूल यहां पर थे, 100 में से कितने कन्वर्ट हुए, 70 बी बन गए, 70 क्या बन गए, बी बन गए, और रिमेनिंग 30 ए बाकी हैं, रिमेनिंग इज 30 ए इज रिमेनिंग, यू कैन से 30 ए इज रिमेनिंग। ठीक है, 30 भी नहीं, चलो हम थोड़ा सा और इजी करने के लिए इसको ले लेते हैं, 90 ये बन गए और 10 ये रिमेनिंग है, इजी करने के लिए। ओके, तो 10 मिनट में क्या हुआ, 10 मिनट या कितने भी टाइम पर ले लो, ये आ गया रिएक्शन का इक्विलिब्रियम। ये क्या आ गया, रिएक्शन इक्विलिब्रियम। रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आ गया मतलब क्या हो गया कि ए टू बी रेशियो कितना है, 10:9 है ना। ए टू बी रेशियो कितना है, सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट रेशियो कितना है, 1:9 है ना। अब 10:90 मतलब 1:9। ओके, तो ये है, यहां पर ये चीज है इंपॉर्टेंट। अब हमें एक चीज देखना है कि ये एंजाइम, ये विदाउट एंजाइम है और ए से बी में कन्वर्ट होने के लिए कितना समय लगता है यहां पर। तो यहां पर ये हो गया कि एट इक्विलिब्रियम ए कितने बचेंगे 10 और बी कितने बचेंगे 90, और ये क्या हो जाएगा, इनका रेट दोनों का कांस्टेंट हो गया, ये दे विल रिमेन कांस्टेंट फॉर द इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, कि ए 10 रहेंगे और बी कितने रहेंगे 90। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्शन क्या आ गई, इक्विलिब्रियम में। और ये थी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन।
यहाँ पर एंजाइम कैटालिसिस नहीं हुआ था। अब एंजाइम आता है तो क्या करता है, देखिए लास्ट पॉइंट है बस। एंजाइम आता है तो एंजाइम क्या करता है कि ए से बी में कन्वर्ट, ए अगर यहां पर 1 मिनट में ये होता था तो एंजाइम क्या करता है कि ए से बी में रिएक्शन को मान के चलिए 10,000 गुना इंक्रीज करता है, 10,000 टाइम्स इंक्रीज करता है। 10,000 गुना नहीं, मैं 100 ही गुना लेता हूं। Rate of reaction is increased by enzyme by how much times? By 100 times. तो पहले क्या होता था कि 1 मिनट में 100 मॉलिक्यूल ए के थे, वो 1 मिनट में किसमें कन्वर्ट हो जाते थे? 90 मॉलिक्यूल बी में। अब 100 गुना होगा तो पहले 100 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते थे, अब कितने मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे? 100 में से पहले 90 कन्वर्ट होते थे, अब कितने कन्वर्ट होंगे? 90 into 100। तो अब कितने बनेंगे? ए कितने बनेंगे? अब बी कितने बनेंगे? बी विल बी आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट में ए से बी कितने बन गए? 9,000। समझे? 9,000 मॉलिक्यूल ए के किस में कन्वर्ट हो गए? बी में। सो आफ्टर 1 मिनट 10,000 में से 9,000 बी कन्वर्ट हो गए और 1,000 पीछे क्या बचे? ए। सो आफ्टर 1 मिनट ए विल बी 1000 एंड बी विल बी 9,000। अगर हम ए टू बी रेशो ले तो कितना आता है? 1000 डिवाइडेड बाय 9,000, मतलब एंजाइम ने कितना रेट इंक्रीज किया? 100 गुना। पर एंजाइम ने 100 गुना अगर इधर इंक्रीज किया तो 100 गुना इधर भी इंक्रीज किया। एंजाइम ने अगर 100 गुना फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज किया तो 100 गुना बैकवर्ड को भी इंक्रीज किया। एंजाइम ने 10,000 में से 9,000 ए को बी में कन्वर्ट कर दिया, तो उसी टाइम पर जो एंजाइम था उसने बैकवर्ड रिएक्शन भी किया, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम में। विथ एंजाइम। तो अब यहां पर देखिए रेशो वही है तो इक्विलिब्रियम वही है, रेशो वही है, इक्विलिब्रियम वही है। सिर्फ पहले कितने मॉलिक्यूल मिलते थे? विदाउट कैटालिसिस कितने मॉलिक्यूल थे ए के? विदाउट कैटालिसिस ए के कितने मॉलिक्यूल थे? विदाउट कैटालिसिस ए के मॉलिक्यूल थे बेटा सिर्फ 9, या सॉरी, without catalysis at the end of reaction you will have 100 B, सॉरी 100 B नहीं, कितने B थे? 90 B एंड 10 A। ए कितने बचे थे? 10। विथ कैटालिसिस क्या होगा? नौ हजार क्या हो गए? ए। और बी कितने बचे? सॉरी 9,000 क्या हो गए? बी। और ए कितने बचे? 1,000 ए। तो कितने मॉलिक्यूल का बेनिफिट हुआ? अगर हम बी का बेनिफिट देखें, बेनिफिट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन कितना है? 8,000 या उससे ज्यादा।
तो 9000 माइनस 90, नहीं, ये दोनों का होगा ना, 9000 में से 90 गए तो पीछे कितने बचेंगे विदाउट कैटालिसिस में? कितने? 90। कैटालाइज में कितने? 9000। पीछे कितने बचेंगे? 8910 मॉलिक्यूल का क्या हुआ? बेनिफिट हुआ। कितने मॉलिक्यूल का बेनिफिट हुआ बेटा? एक दो नहीं, 8910 मॉलिक्यूल का बेनिफिट हो गया। समझे कि नहीं? ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या होगी, रिएक्शंस होगी। तो इसके बाद का जो है, आज मैं लेक्चर ज्यादा नहीं लेता, 1 घंटा 1.25 घंटा हो चुका है लेक्चर को ऑलरेडी। इसके बाद में का जो है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि एंजाइम की प्रॉपर्टीज क्या है और एंजाइम का क्लासिफिकेशन क्या है। तो एंजाइम की प्रॉपर्टीज तो आज हमने खत्म कर दी है। नेक्स्ट वी विल गो फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, राइट? ओके, इज इट क्लियर? हेलो हेलो, ठीक है बेटा। तो इसके बाद में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब अगला लेक्चर अगर कल लेना हो तो ग्रुप के ऊपर मैं आपको आज थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में मैसेज किया, इसके बाद में पहले दिन ही मैसेज कर दूंगा कि आपका लेक्चर कब होगा। इज इट क्लियर? ओके।